असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। मॉम, वैसे ये लाला रूह की रुखसती कब तक करने का इरादा है? लोविजा ने स्ट्रॉबेरीज के बाउल से स्ट्रॉबेरी उठाते हुए बड़ी संजीदगी से इस्तफसार किया। क्यों? क्या हुआ? उन्हें उसका पुरसकून चेहरा जिसमें हान की झलक बेहद नुमाया थी देखते हुए कहा, मेरा दिल कर रहा है कोई शादी अटेंड करने को। वो लापरवाही से बोली, तो आपकी ही ना कर दें शादी। वैसे भी वीर आजकल फ्री है और उसका भी दिल है शादी अटेंड करने को। जॉबन मेहरू भी इसी बेनियाजी व लापरवाही से बोले तो पुरस्कून बैठी लोविजा अपनी जगह से उछल पड़ी। व्हाट? क्या कह रही हैं आप मॉम? उसकी आवाज़ सदमे की शिद्दत से गोया फट रही थी। इतनी शॉक क्यों है आप? एक रुस्तगी ही तो सिर्फ कार्रवाई है, इसमें इतना क्या सोचना? उसे आज यकीन आया था कि उसका बेचारा बाप उसकी माँ से डरता क्यों था, क्योंकि उसकी माँ बहुत आराम से यूं वार कर जाती थी कि अगला तरफ का रह जाता था। नो, नहीं, मेरा मतलब है कि वीर ने मुझे कहा था कि अभी शादी नहीं करनी, अभी हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं तो बस नहीं करनी शादी। वह अजीब बोंगे अंदाज में इस अचानक नाजिल होती इब्तिदा को रोकने की कोशिश में थे। बात तो बहुत अच्छी की है डार्लिंग बेगम ने, लेकिन मैं याद करने से कासिर हूँ कि ये मैंने की कब का है। वो अभी मैडो के दिए झटके से ही ना समझी थी कि वो किसी आफत की तरह हान के साथ नाजिल होता हुआ बहुत ही मासूमियत से उसके बहानों के पीछे उड़ा गया। उसके बाप पर उसने घर बढ़ाकर मैडो को देखा और फिर खा जाने वाली निगाहों से वीर को देखा, जो मजे से उसे गहरी निगाहों से देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। अरे वीर बेटा, आप कब आए? मैडो गर्म जोशी से उठी और बाजू फैलाती उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वीर तक पहुंचने से पहले ही हाँ ने इन बाजुओं समेत उसे जकड़ लिया। मैडो बीबी, मैं भी वीर के साथ ही इतने दिनों बाद आया हूँ और यूं भी मैं उसे बढ़ाऊं तो मेरे ख्याल में पहला हक मेरा ही बनता। लोविजा और शावी की शरारती निगाहों से बेनियाज वो बड़ी नरमी से उसे साथ लगावे फूल तपाने की तैयारी में था। शर्म तो तुम्हें छू कर नहीं गुजरी हान? बच्चों की शादियों की बात हो रही है और तुम्हें अपना रोमांस याद आ गया जो कभी जवानी में भी याद नहीं आता था। वो बच्चों की वजह से दबी दबी आवाज में घुराती हुई उससे झटके से दूर होती हुई वल्हाना अंदाज में वीर से मिलने लगी। अपू, हान चाचू बड़े हैं आपसे, ऐसे मत बुलाया करें उन्हें। वीर को बाप की तरह मैडू की गुस्ताही नागवार गुजरी तो वह फौरन बोल उठा, जबकि मैडू हज्जल सी होगी। मेरी प्रिंस कैसी है? हाँ ने लविजा के माथे को चूमते हुए पूछा नहीं था, बल्कि रिमोट से उसके स्टार्ट होने बटन को दबा दिया था। अब वो थी और उनकी ना खत्म होने वाली बातें, जिन्हें वहां पर मौजूद तीनों नफूस को बहालत मजबूरी तब तक सुनना था जब तक कोई हलल ना पैदा हो जाए। हाँ, क्या रिपोर्ट है अब तक की? लैपटॉप की रोशन स्क्रीन को देखते हुए वो गा बगा कीबोर्ड पर नजर डालता हुआ मसलसल बटन प्रेस करता हुआ संजीदगी से मुहातब हुआ। सर, अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, वो बिल्कुल सेफली घर में है, जबकि हाजम शिराजी तो हमारे टारगेट पर है। हान प्रोफेशनल अंदाज में रिपोर्ट देता चला गया। हाजम शिराजी को किसी किस्म का कोई शक तो नहीं? क्योंकि हान, तुम जानते हो ना कि अगर इसे किसी किस्म का शक व शुबा हुआ तो हमारी दो बच्चों की जिंदगी व इज्जत दाव पर लगने का अंदेशा है। उसने एक नजर हान के चेहरे पर डालते हुए उसे आने वाली तमाम सूरत हाल से आगाह करना चाहा। सर, यू डोंट वरी, हम सिर्फ और सिर्फ हाजम के राइट हैंड के लैपटॉप के पासवर्ड तक की रसाई चाहिए, जो मेरे ख्याल में अब के मुश्किल नहीं रहे। उसने रसान से कहा तो वो हल्के से सर हिला गया। यजदान किधर है इस वक्त? उसे सरसरी अंदाज में कहा। कहाँ हो सकते हैं सर? हाँ ने शरारती अंदाज में सवाल के बदले सवाल किया। इतनी ट्रेनिंग मट्टी में रोल रहा है इडियट, दीवारें फलांग फलांग कर। वो साथ जटते हुए जरेला बड़बड़ाया। सर, आई थिंक ये दीवारें प्लानिंग वाली ट्रेनिंग भी उन्होंने आपसे ही सीखी है। हान खुल के मुस्कुराता हुआ बोला तो जहाँ न जाने क्या कुछ याद आने पर एक जबरदस्त कहका लगाता हुआ उसका साथ देने लगा। ओ माई गॉड, ही इज डैम सो हॉट। वो बहुत मगन अंदाज में बैग कंधे पर लटकाए नोट से सभी फाइल्स सीने से लगाए हुए कॉरिडोर से गुजरती क्लास की जानब बढ़ रही थी, जब पुरजोश सी नस्वानी आवाज पे ना चाहते हुए भी मतवज्जो हुई। उसे सामने क्लास की दीवार से टेक लगाए तराहदार हसीनों का ग्रुप एक जानब इशारा करता हुआ हसद अमेज अंदाज में यूं बोल रहा था कि उसकी गर्दन मैकेनिकी अंदाज में पीछे को मुड़ी और फिर वहीं पर साकत रह गई। वो सामने ही ब्लैक जीन के साथ ही कैमल कलर के लूज सी शर्ट पहने हुए कलाइयों पर मुख्तलिफ बैंड्स चढ़ाए, बालों को छोटी सी पोनी में कैद की अपने लापरवाह अंदाज में चलता हुआ बहुत सी लड़कियों के दिल कुचल रहा था। यार, मेरा बस नहीं चलता, वरना उसका हाथ थाम कर कहीं दूर निकल जाऊं और बस उसे ही देखती रहूं। दोबारा से आती मदोश आवाज पर वो चौंकी और जो ही अल्फाज ने शोर की मनाजिर तय किए, उसके वजूद में आग के शोले से लपकने लगे। उसने एक हुनवा निगाह इन लड़कियों पर डाली जो भूल चुकी थी कि वो इनका टीचर है, और दूसरी निगाह उस पर डाली जो इसी जन्म बारह था, क्योंकि ये वक्त उसकी क्लास का था। वो इधर उधर से बेखबर बस उसे देखे जा रही थी, जिसकी चमकती हुई आंखें उसी पर गड़ी हुई थी। अगर ऐसे ही मुझे बेखुदी से देखती रही तो मैं भूल जाऊंगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं और क्यों खड़े हैं।
اس کی باریک سمیانی آواز اس کے بالکل قریب سے ابھری تو وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی، اسے دیکھا جو کہ اس کے بے حد قریب کھڑا ہوا اسے نہار رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے تپس سے بوکھلاتی وہ شرمندگی سے 2 قدم پیچھے ہوتی ہوئی چور نگاہوں سے خالی کوریڈور کو دیتی حجل بڑے انداز میں کلاس کی جنم چال دی، جبکہ اس کے بے خود انداز کو سوچتا وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ ایکسکیوز می ہالے، کین یو گیو می یور نوٹس پلیز؟ چیزیں سمیٹتے ہوئے جو ہی اس نے قدم کلاس سے نکلنے کو بڑھانے چاہے، ولید حسن کی استفہامیہ و التجا یا پکار نہ صرف ہالے بلکہ اس کے کانوں تلک بھی گئی، جو کہ ہمیشہ سے اس کے کلاس سے نکلنے کے بعد ہی جاتا تھا۔ یا شیور، اس کے ماتھے پر بنتے ہوئے انگنت بلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ہاتھ میں تھامے نوٹس اس کی طرف بڑھا دیے، جو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ قبول کر لیے۔ مسز ہالے، میرے آفس میں آئیں فوراً۔ وہ جو ولید حسن کے شکریہ پر فارمل الفاظ کا تبادلہ کر تھی، عقب سے آتی ہوئی سد پکا پر یوں اچھل پڑی اور ایک خفیف سی نگاہ ولید پر ڈالتی اس کی پشت دیکھنے لگی جو روم سے نکل رہا تھا۔ آپ نے بلایا تھا؟ وہ درتے دل کے ساتھ اس کے آفس میں آئے، جہاں پر وہ پرسکون سا ٹانگیں لمبی کیے بیٹھا اسے تک رہا تھا۔ دل کر رہا تھا تمہیں دیکھنے کو، اس لیے سوچا بلا کر دیدار کر لوں۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ آیا یہ طنز یا واقعی سچ کہہ رہا تھا، بس چپ رہنے میں عافیت سمجھیے۔ تم نے ولید حسن کو نوٹس کیوں دیے؟ اس کی خاموشی پر اس نے سرسی سے انداز میں کہتے ہوئے اس کے چہرے کو باغور دیکھا۔ آپ کے لیکچرز کے نوٹس تھے۔ کلاس میں دوسرے کی ہیلپ کرنا بری بات نہیں ہوتی، اس نے متوقع رد عمل کے خوف سے پہلے ہی حفظ المقدام کے طور پر کہا تو وہ کرسی چھوڑ کر اٹھا۔ میں نے کب کہا کہ بری بات ہوتی ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے مدد کرنا۔ لیکن وہ بہت ہی پرسکون انداز میں کہتا ہوا اس کے بے حد نزدیک کھڑا ہوتا ہوا، جہاں 2 پل کو تھما وہیں وہ سامنے کھڑی ہالے کے درکنے بھی سست کر گیا۔ لیکن جانا، تمہارے ہونٹوں پر بکھرنے والی مسکراہٹ پر تو اس کا تو کوئی حق نہیں ہے نا؟ اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس نے جس انداز میں کہا، اس کی درکنے تہ و بالا ہونے لگے۔ کیا تم نہیں جانتی کہ تمہاری اس مسکراہٹ پر صرف اور صرف میرا حق ہے اور تمہیں مجھے دیکھ کر ہی مسکرانا ہے؟ وہ زج کرنے کو لہجے میں ہمارے لیے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھے کا دباؤ بڑھا رہا تھا۔ آپ مجھے ایک ہی دفعہ بتا دیں کہ مجھے کب مسکرانا ہے، سونا ہے، جاگنا کب ہے، سانس کب لینی ہے، تاکہ آپ کو بار بار زحمت نہ دینی پڑے۔ وہ اس کی بڑھتی بے باکیوں اور شدتوں سے تنگ پڑتی ہوئی پھٹ پڑی۔ تمہیں میری محبتوں کے سائے میں رہتے ہوئے سانس لینی ہے، تمہیں ہمارے رشتے میں رنگ بننے کے لیے مسکرانا ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گہرے لہجے میں بولتا ہوا اس کی درکنیں تیز تر کر گیا، جبکہ لہجے سے چھلکتے ہوئے جذبات نے چہرے کو مختلف رنگوں سے سجا ڈالا تھا۔ سونے جاگنے کا الزام مت دو مجھے، کیونکہ ابھی وہ دن نہیں آئے جب مجھے تمہاری نیندیں حرام کرنے کا شرف ملے گا۔ وہ یکا یک بہت معصوم بنتا ہوا بولا، جبکہ اس کا خوف ہر دم اس کی نیندوں کا دشمن بنا رہتا تھا۔ میں جاؤں اب؟ اس کی دست و درازیاں جب حدیں عبور کرنے لگی تو اس نے اس بحث کو ختم کرتے ہوئے بکھرے تنفس کے ساتھ اجازت لینی چاہی، کیونکہ وہ مزاحمت کر کے اس کی ضد نہیں جگانا چاہتی تھی۔ وہ نہ جانے کس موڈ میں تھا جو آرام سے اسے منع کرتے ہوئے اس کے کندھوں کو تھامتے ہوئے اسے اپنے مقابلے کھینچتا ہوا اس پر جھکا۔ پلیز جگہ کا خیال تو کر لیں۔ بد وقت تمام اس سے چند انچ کا فیصلہ قائم کرتے ہوئے گھگیائی آواز میں بولی تو اس نے جھکا سر اٹھاتے ہوئے اس کے ضبط کی شدت سے سر پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور مکیانی انداز میں اس پر گفت دیلی کی تو وہ یک لحظہ حیرانی سے اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی ادھر سے بھاگے، جبکہ وہ تا دیر اس کی موجودگی کے احساس کے لیے وہیں پر کھڑا رہ گیا۔ کب ختم ہوگا یہ سب؟ آپ کی وجہ سے اتنے زیادہ کلیشز آ رہے ہیں ہمارے بیچ۔ وہ نروٹھی انداز میں کرسٹل ٹیبل کے دوسری جانب بیٹھے اس شاندار شخص سے مخاطب تھا جو محظوظ انداز میں اور اس کے انداز سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ میری وجہ سے کب ہوا یہ سارا پلان آپ کا ہی نہیں تھا، کیونکہ سیفٹی آپ کی زندگی کی تھی۔ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ دھرا تو وہ بلبلا اٹھا۔ لیکن میں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ جو ہو رہا ہے مسکرا کر دیکھ بھی پا رہا تھا، میں مسکراہٹ دیکھ سکتا ہوں۔ وہ بے حد جھنجھلایا ہوا تھا۔ سفارش کروانا چاہتے ہیں؟ اس نے لب دانترے دبائے ہوئے اس کی کیفیت کا مزہ لینا چاہا تو دروازہ کھل کر اندر آتا شہد اس کی بات سن کر مسکرا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ گفتگو تو آئے روز ان دونوں کے بیچ جاری رہتی تھی۔ سو مین، اپنا اور میرا رشتہ دیکھیں اور اپنی آفرز دیکھیں پارٹنر۔ اس کی بات پر اسے اندازہ ہوا کہ وہ کس کے سامنے کیا بول گیا تھا، تبھی بات پلٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی رشتے کے لحاظ کر کے ایسی آفر دیا، ورنہ میں اس کی مسکان دیکھنے والوں کی آنکھیں نوچنے سے بھی گریز نہیں کرتا، اور یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں ڈیئر پارٹنر۔ وہ اپنے محسوس سرد انداز میں گویا ہوا۔ اس کام میں تو میں آپ سے بھی آگے ہوں، اسے سر جھٹکتے ہوئے اطمینان سے کہا تو ان دونوں کے ہونٹوں پر فریح مسکان مچل گئی۔ میں نے سنا ہے اب دونوں اپنے بچوں کی شادی کروانے والے ہیں، اس نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا جن کی ایسی محبت اور وفاداری کی مثالیں دنیا دیتی تھے۔ بالکل، میرا بیٹا تھوڑا جیلس فیل کر رہا ہے کہ مجھ سے 11 مہینے چھوٹے لڑکے نے گھر بسا لیا، تو اس نے بھی کہہ دیا اینی پرابلم۔ اسپارٹ انداز میں دیتے ہوئے اس نے سگریٹ سلگائے۔
यस आई हैव अ प्रॉब्लम। उसने भी उसके साथ बैठे हुए शख्स को आंख मारते हुए सुकून से कहा तो उसने आईब्रो झुकाते हुए उससे बोलने का इशारा किया। अपनी बेटी और दामाद को नहीं बुलाएंगे शादी पर क्या? उसने चमकती आंखें उसके स्पॉट चेहरे पर गाड़ते हुए आग लगाए। ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व करने वाली नहीं है। आप अपने घर की तरफ ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी और दामाद को इनवाइट करने के बाद आप अकेले ना रह जाएं, क्योंकि मैं अपनी बेटी की कोई बात नहीं टालता। उसने बातों ही बातों में उसे न जाने क्या बाबर करवाने की कोशिश की कि वो चौंक उठा और फिर उसकी आंखों के महसूस इशारे को समझता हुआ शरारती मुस्कान होठों पर सजाते हुए दाईं आंख विंग करता हुआ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। यू नो पबी बेगम, मॉरिशियस में मैंने सबसे ज्यादा किसे मिस किया? सब बड़े इस वक्त लॉन्च में बैठे हुए गपशप में मसरूफ एक नज़र टीवी की रोशनी स्क्रीन पर भी डाल रहे थे जब मुआविया की पुकार पर सब अपनी अपनी जगह पर कॉन्शियस हो गए, क्योंकि उसे कुछ बैत ना था कि कब क्या कह दे किसी को। किसे मिस किया? अलीजे ने माल्टे की फांक मुंह में रखते हुए अपने गिर लिपटी हुई शाह को ठीक किया। आप तो जानती है ना कि वो कितनी रोमांटिक जगह है, तो मुझे वहाँ सबसे ज़्यादा उसने हाम हुआ का सस्पेंस क्रिएट करने के लिए वक्फा लिया तो सबकी निगाहें उसकी तरफ उठ गई, जबकि माल्टा छिलते हुए अलीजे और मैरो ने शरारती निगाहों से जिन्नी को देखा। आपकी और जिया की कमी महसूस हुई। उसने अपनी बात मुकम्मल की तो इत्मीनान से बैठी हुई अलीजे के हाथ से माल्टा छूट के जा गिरा, जबकि एक चट फाड़ कहकर लॉन्च में गूंज उठा। एक्चुअली मेरी बेगम तो रोमांटिक है नहीं और मैं ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद था, और बाकी पूरे मेंशन में आपके हस्बैंड जितना रोमांटिक और कोई है नहीं। उसे आज मौका मिला था और वो उन्हें रगेड़ने से बास नहीं आया था। मुआविया भाई, आप बहुत ही बेशरम और इंतहाई बुरे इंसान हैं। वो सबकी शरारती निगाहें खुद पर महसूस करती बेहद शर्म महसूस कर रहे थे। जावियर, प्लीज ये रेसलिंग तो बंद करें। आयतें से छुते हुए जावियर से कहा तो मुआविया का ध्यान उसकी तरफ हुआ। ये देख रहा है कि किस रिहर्सल से उसकी बीवी मिलती जुलती है। मुआविया ने टुकड़ा लगाया। यहाँ तो आयत ने फौरन कुशन उसे खींचकर उसे मारा, जिसे वो कैच करता हुआ जाविया की तरफ उछाल गया, जिसने जुरेस की फरमाइश पर न्यूज़ लगा दी थे। जुरेस न्यूज़ देखने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि न्यूज़ में बिल्कुल दूसरी शादी के अहकाम जारी होने की खबर नहीं है। आर्या ने जुरेस की टांग खींची तो मीरब ने गुड़कोस को देखा, जबकि अलीजे मिसिस हसन शाह के पुकारने पर हंसते हुए उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि उसे चेकअप के लिए जाना था। किस कदर फजूल शौक है आप लोगों के, मासवाए कत्ल गारत और महंगाई की खबरों की और है क्या इधर? मैरू बेजारी से सब लड़कों को देती हुई बोली, क्योंकि सब इनमाक से अब न्यूज़ सुन रहे थे। क्यों? तुम क्या हान और उसकी गर्लफ्रेंड्स के मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ सुनना चाहती हो? माविया को तो मौका मिलना चाहिए था मैरू से मुंह मारी करने का। मैं हान का मुंह न नोच वह गुस्से से बढ़ती हुई बोलने ही लगी थी जब न्यूज़ एंकर की पुरजोश आवाज़ ने उसके कानों में धमाके से किए। यही हाल बाकी सबका भी था। ब्रेकिंग न्यूज़, मशहूर व मारूफ शख्सियत जहां हैदर शाह पर हुआ दिन दहाड़े खुले आम जानलेवा हमला। आपको बताता चलें कि आज उनका एक अवामी जलसे से खिताब था, जिसके बाद वो वहां से निकलने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ जाने ही लगे थे कि उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी गई। जहां हैदर शाह की गार्ड्स की जानब से जवाबी कार्रवाई की गई, मगर फिर से गोलियां उन्हें खतरनाक हद तक जख्मी कर गई। उसकी बेहद तशवीशनाक हालत की बदौलत उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। आपको बताते चलें कि एंकर गला फाड़ते हुए बोलते जा रहे थे जब धब की आवाज के साथ अलीजे के हाथ से छूटी हुई फाइल्स ने सबकी तवज्जो स्क्रीन से हटाकर उसकी जन्म कर दी थी। हैदर, स्क्रीन पर जमी हैदर की तस्वीर देखते हुए उसने होंठ बेआवाज फड़फड़ाया। बाबी बेगम, माविया सोफा फलांगता हुआ उसके जन्म लपका और उसका होश हवास से गरमाता हुआ वजूद संभाला। ओ गॉड! जावियार की पुरजोश पुरतशवीश आवाज ने उसके गर्दन घुमाकर देखा तो मिसिस हसन सर थामे हाँप रही थी, जबकि बाकी सब ज़ारुकता रो रहे थे। सूरत-ए-हाल अब इस कदर असाब शिकन हो चुकी थी कि उनके मजबूत हौसले भी बड़ी दीवार की मानद गिरने लगे थे, क्योंकि जिसके बारे में खबर मिली थी वो उन सब के लिए ऐसा सतून था जिसके सहारे वो सब खड़े थे। वो सब इस वक्त अजीब सी सूरत-ए-हाल में लिपटे हुए थे कि वो इस वक्त हॉस्पिटल पहुंचना चाहते थे, लेकिन ऐसी हालत में खवातीन उनके पैरों की जंजीरें बनी हुई थी। मुआविया ने परेशानी से अलीजे के वजूद को देखा और उसे होश में लाने की तदबीर करने लगा, तो किसी हद तक इसमें कामयाब भी हो गया। भाभी, प्लीज परेशान मत हो, ये ठीक होगा। न्यूज़ वाले तो राय का पहाड़ बना देते हैं बस। उसने अलीजे के बिलखते वजूद को देखते हुए उसे तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन उसकी होश में आने के बाद एक ही रट ने उन्हें अजीब दुराहे पर ला खड़ा कर दिया था कि वो हॉस्पिटल जाना चाहते थे, और वो ये भी जानते थे कि उनका हॉस्पिटल में जाना जहाँ के लिए किस कदर नागवार हो सकता था। मुझे जाना है हैदर के पास। वो मैरू और आयत की बाहों में मचलती फूट फूट कर रो दी तो मुआविया ने तबकर से पेशानी मसलते हुए जुरेस को देखा और एक आखिरी कोशिश के तहत उसे कहने लगा, भाभी प्लीज, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, इस तरह वो भी परेशान होंगे। उसने एक मुस्तरिब निगाह कलाई में बांधी हुई घड़ी पर डालते हुए कहा।
لیکن जहां हैदर की दीवानी इस वक्त कुछ सुनना समझना नहीं चाहती थे, और फिर इसकी जिद से हार मानते हुए उन्हें इस समेत मिसिस हसन, मेहरू और जिनी को भी साथ लेना पड़ा, क्योंकि अलीजे की हालत इस बुरी हद तक मदहोश लग रही थी कि उन्हें संभालने के लिए भी वो साथ चल पड़ी थी। पुलिस फोर्स की बाहरी नफरी, आर्मी के नौजवान और मीडिया का एक हजूम हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा था। उसके अलावा पूरे हॉस्पिटल को अंदर बाहर से आर्मी के जवानों ने अपनी सिक्योरिटी में ले रखा था। जहां हैदर शाह की फैमिली की गाड़ियां जब गार्ड्स के नहरे में हॉस्पिटल की पार्किंग में जाकर रुकी, तो बहुत से कैमरों की फ्लैश लाइट्स उनकी गाड़ियों की तरफ मुड़ी ही थी कि हसन शाह और दुबेर खान के इशारे पर पुलिस ने मीडिया को अपनी कवरेज बंद करने का हुक्म दे दिया गया। अलीजिया गाड़ी से उतरते ही भागते कदमों के साथ मुआविया के पीछे लपकी। वो इस वक्त इस चीज से बेखबर हो चुकी थी कि उसके वजूद में एक नई जिंदगी भी पनप रही थी, बल्कि इस वक्त जहां के कमरे की जाने बढ़ते हुए उसकी सांसें गोया किसी शिकंजे की कैद में थी और लब मुहिम मनाजात थे, और इर्द गिर्द से बेखबर बस एक ही, जबकि बाकी सब उसके पीछे जहां के रूम की जाने बढ़ रहे थे। जो ही सब इस शीशे के दरवाजे के पास जाकर रुके थे, उस पल अलीजे हैदर की धड़कन भी थम गई, क्योंकि वो कुछ ऐसा नहीं देखना चाहती थी जिसका दिल बर्दाश्त ना कर पाता। इसी लम्हे बावर्दी मुलाजम ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो उसकी आंखों के सामने आंसुओं की तबेज चादर तन गई, लेकिन वो रुकी नहीं, बल्कि डगमगाते कदमों के साथ बेड की तरफ गई। तो मिसिस हसन, मेहरू और जिनी ने मिलते हुए बेड पर नीम रात जहां शाह से लिपटी हुई ऊंची आवाजों से रोने लगे, जबकि दूसरी जानब ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस शर्ट के बाजू फोल्ड किए गए बैंड के 4 बटन खोले बाहों में पिलकती जिंदगी को शर्जिदा देखता हुआ सुन होकर आ गया था। वो इस पल कमरे में मौजूद डीआईजी साहब के अलावा बाकी सब की मौजूदगी को फरमोश किए बस सीने पर गिरते उसके गर्म आंसू की तपस से पिघलता जा रहा था। अलीजे इंतजार की जान गुजर लम्हात के बाद उसका हाथ एक रूम में उतरती हुई तसल्ली की मान पिलकती हुई अलीजे का सापा जाकर रुका तो उसके सीने में मुंह छुपाए हुए अलीजे के आंसू में मजीद तेजी आ गई। उसकी तसल्ली से भी जब वो संभलने में ना आई तो जहां के माथे पर शिकनों का जाल बुनने लगा। अलीजे, स्टॉप इट, मैं ठीक हूँ, उसे जबरदस्ती सीधा करता हुआ नरमी से बोला, मगर उसके मुतारम सूझे चेहरे पर नजर पड़ते ही वह बुझका कर गया, जबकि दिल में तूफान सा उठने लगा। किसने बताया मेंशन में? उसने एक नजर मुआविया के दाएं बाएं खड़ी हुई मेहरू और जीनी को देखते हुए जिस सर्द महर से पूछा, एक पल को मुआविया भी गड़बड़ा गया। न्यूज के धरो, उसने मुख्तसर जवाब ने उसकी आंखों में एक अनदेखी सी आग भड़का दी। तुमने वो एक न्यूज देखी और लेकर बाग खड़े हुए इन सबको, हालत देखो सबकी। वो जब्त खोता हुआ चारों खवातीन को देखता हुआ दारा था तो अलीजा ने सैम को उसके चेहरे को देखा। लेक्स जेंटलमैन, इट्स अ नेचुरल रिएक्शन। डीआईजी साहब अपनी जगह से खड़े थे, उसका कांधा थपथपा कर बोले, लेकिन उससे पहले वो यहाँ जहाँ मस्जिद कुछ कहते उनका मोबाइल बजने लगा तो वो एक्सक्यूज करते हुए वहां से हटे तो जहाँ फिर से मुआविया को घूरने लगा। फॉर गॉड सेक जे, मुझे ऐसे मत देखो, तुम जानते हो ना कि इन सब को मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता था इनके साथ। वह झंझला का बुल्ला तो एक झटके से सीधा होता हुआ दारा था। तुम्हें जबरदस्ती करनी चाहिए थी, क्योंकि मुझ पर अटैक एक प्लान था मेरे घर की खवातीन को मैनचेस्टर से बाहर निकलवाने का। उसकी दाव पर हॉस्पिटल के इस कमरे में गूंजते हुए सबके सरों पर धमाका से कर गए जे, लेकिन वो जुरैस ने कुछ बोलना चाहा जब दार से दरवाजा खुलता हुआ हान अंदर दाखिल हुआ, लेकिन मेहरू ने चौंक उसको देखा, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में होगा। सर, न्यूज देखें प्लीज, उसने निगाह चुराते हुए जहां से कहा तो सबके दिल बेहगम से धड़कने लगे। उसके साथ ही हसन शाह और अहमद शाह मुतफक्कर और किसी हद तक मुतशल चेहरे लिए हुए कमरे में दाल हुए तो अलीजा का दिल किसी अनहोनी के ख्याल से डूबने लगा। उसके कामते वजूद को देखते हुए मेहरू से थमती हुई मिसिस हसन के पास लेकर गई और उसे उनके साथ बैठा दिया, जबकि हान ने कमरे में लगी हुई एलईडी ऑन की तो सबकी निगाहें उसी पर मटकूस सी हो गई। अगले ही लम्हे स्क्रीन पर बात हुई अलीजे एक स्पॉटलाइट में दिखाई दी और उसके पीछे मेहरू और जीनी को हाईलाइट किए। जिस अंदाज में न्यूज एंकर इस चीज को बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा था, उसने वहां पर मौजूद हर मर्द की रगों में अंगारे से दोहरा दिया। वजह ये नहीं थी कि वो सब मीडिया की नजरों में आई थी, बल्कि वजह सिर्फ इस न्यूज एंकर का इन सब के अलावा अलीजे और हैदर के मुतालिक गुफ्तगू करना और भागती हुई अलीजे की सिरकती हुई चादर को फोकस किए बार बार वही कवरेज रिपीट करना इन सब के लिए बासे त्याज था। इन सब की निगाहें स्क्रीन पर थी, जबकि हान और अलीजे की आंखों की पुतलियां जहां के सूर्य बिजवे ताजा से सजवे चेहरे पर मरकूज थी, और अगले ही पल चना की आवाज के साथ ही स्क्रीन चकनाचूर हो गई, क्योंकि जब न्यूज एंकर के जहर अलुद अल्फाज जहां के सबके पैमाने को लबरेज कर गए तो उसने मोबाइल उठाकर स्क्रीन की तरफ खींच मारा, जिसके सबब सब दहल से गए। क्यों क्यों लेकर आए हो तुम इन सबको यहाँ? वो बिपड़े हुए शेर की मानद मुआविया की मानद लपका तो मुआविया एक गहरा सांस भरकर आ गया, क्योंकि वह कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था। भाभी की तबीयत उसने उसे राम करने की नाकाम कोशिश स्टार्ट की ही थी कि वो दौड़ता हुआ इज्जे की तरफ रुख कर गया।
کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ مر نہیں گیا تھا میں، گاڑی واپس آنا تھا۔ وہ غصے کی بدولت سلگ رہا تھا، جبکہ اس کے الفاظ پر اس کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ جبکہ ہان اور زوریس کے ساتھ زاویہ پہ باہر نکل چکے تھے کہ وہ اس نیوز اینکر تک پہنچ کر جہاں کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے۔ حیدر، اس نے شوق سے انداز میں سے دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ کھڑی ہوتی ہوئی ایک ہاتھ سے اس کے گریبان کو جکڑتی، دوسرے ہاتھ سے مسلسل اس کے کاندھے پر ہاتھ مارتی ہوئی زور زور سے ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، وہ اسے اس کے الفاظ پر ٹوکنا چاہتی تھی کہ اس نے کہے یہ الفاظ اس کی روح تک چیر گئے تھے، لیکن الفاظ اس کے لبوں سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے، جبکہ آنسو ایک تسلسل کے ساتھ بہتے ہوئے جہاں کو بے چین کر رہے تھے۔ علیزیہ، خدا کے لیے چپ کریں، حد ہے، بندہ اب بیوی کو ڈانٹ بھی نہیں سکتا۔ اب وہ جھنجھلا کر آہی میں بڑبڑا کر بولتا ہوا اس ٹینشن زدہ سچویشن میں بھی سب کے ہونٹوں پر مسکان بکھیر گیا۔ بیوی کو ڈانٹ سکتا، لیکن ان جیسی محبوب بیوی کو ڈانٹنا ناممکن ہے۔ معاویہ نے اس گمبھیر صورتحال کو بدلنے کے لیے چٹکارا چھوڑا تو جہاں نے کھا جانے نگاہوں سے اس کو گھورا، جبکہ وہ بدسور اس کے سینے سے لگی ہوئی سسکیاں بڑھ رہی تھی۔ علیزیہ، پلیز چپ کر جائیں، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا آپ کی آواز میں نرمی گھولتا ہوا بولا۔ وہ اسے اب تک چپ کروا چکا ہوتا اگر باقی سب موجود نہ ہوتے۔ جی، یہ اس قدر ڈسٹرب ہو چکا ہے کہ کسی بھی وجہ ایک جذباتی ریل میں بہتا ہوا آپ کو ایسے چپ کروائے گا کہ جو کم سے کم آپ اپنے ساس سسر کی موجودگی میں ذرا اچھا فیل نہیں کریں گے۔ معاویہ نے فاصلہ بڑھاتے ہوئے بے باکی سے کہا تو حسن اور احمد شاہ چنبتے ہوئے باہر نکل کے، جبکہ علیزہ بھی کسمساتی ہوئی اس کی شرٹ سے چہرہ صاف کرتی اسے فاصلے پر ہونے لگی۔ جب اس نے نرمی سے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کے ماتھے پر پرشدت سا لمس بکھیرا تو اس کی سانسیں تک معطل ہو گئی، جبکہ وہ سب ایک دوسرے سے نگاہ چرانے لگے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کاندھے کو گولی چھو کر گزری ہے۔ یہ نیوز صرف ان کی چال تھی اور کچھ نہیں۔ ابھی گھر جائیں پلیز، میرے لیے بچے گھر میں پریشان ہوں گے۔ اس نے اس کے چہرے کو نرمی سے تکتے ہوئے آپ کی بات پوری تسلی سے اسے نوازا، لیکن اس کے چہرے پر ہونس بے چینی اور پریشانی تھی، لیکن جہاں اب مزید وہاں اس کی موجودگی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ تبھی معاویہ کو اشارہ کرتے ہوا اسے اس کے ہمراہ واپس بھیج دیا۔